दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए, जहां पीएम ने शिव आराधना की और विशेष पूजा अर्चना में हिस्सा भी लिया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर 11 तीर्थ स्थलों के जल से विशेष कुंभाभिषेक किया गया और इस मौके को खास बनाने के लिए एयरफोर्स के विमानों ने शानदार हवाई करतब भी दिखाए। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं सोमनाथ अमृत महोत्सव की गौरवान्वित करती हुई तस्वीरें। तो ये तस्वीरें देखिए जो है आस्था, संस्कृति और गर्व से जुड़ी हुई। जी हाँ, सोमनाथ अमृत महोत्सव, जहां एक तस्वीर साफ तौर पर पूजन अर्चन से जुड़ी हुई है। सूर्य किरण एयर शो का आज आयोजन हुआ, कुंभाभिषेक किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और साथ ही साथ शिखर पर लहरा रहा है ये भगवा ध्वज। सूर्य किरण एयर शो के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया गया और यहाँ पर पुनर्निर्माण पर प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया और इस प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और यादों को संजोने के लिए सिक्का और डाक टिकट भी आज जारी किया गया। तो आज का दिन संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है क्योंकि सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस अमृत महोत्सव में मौजूद रहे। ये तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री ने पूजन अर्चन किया है और साथ ही साथ इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातों का जिक्र किया। आइए आपको सुनवाते हैं। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए। लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं। तो विनाश से सृजन के संकल्प की गाथा है सोमनाथ। आज भव्य आयोजन हुआ, अमृत महोत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर खुद मौजूद रहे और साफ तौर पर भारत के स्वाभिमान यात्रा का उन्होंने यहां पर जिक्र भी किया। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, बहुत कुछ कहने को हमारी तरफ से तो नहीं है, लेकिन आप खुद इस अमृत महोत्सव के साक्षी बने हैं, किस तरह से वर्णन करेंगे आज के इस भव्य और दिव्य आयोजन का? निश्चित तौर से इसकी अनुभूति की जा सकती है, शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। और इस महोत्सव के बाद की भी स्थितियां हम दृश्य भी दिखाएंगे यहाँ पर। अपने सहयोगी आशीष से कहेंगे कि लोगों का तांता कैसे यहाँ पर हुजूम आया हुआ है, क्योंकि ये अगाध श्रद्धा का केंद्र है। अब से कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:15 साढ़े 10 के आसपास वो मंदिर में पहुंचे। उनका स्वागत किया गया यहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री द्वारा, ट्रस्ट के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, सदस्यों द्वारा, और उसके बाद उन्होंने महापूजा की, यहाँ पर जलाभिषेक किया और उसके बाद षोडशोपचार विधि के द्वारा उन्होंने शिव की पूजा अर्चना की। और उसके बाद मंदिर का जो ये कलश है, मंदिर का जो ये ध्वज है, इस मंदिर के ध्वज को, मंदिर के कलश को, मंदिर के गर्भगृह को कुंभाभिषेक द्वारा, कुंभ से अलग अलग पवित्र जगहों से लाए गए जल द्वारा उसका अभिषेक किया गया, उसको कुंभाभिषेक कहा जाता है। और ये ध्वजा जो है वो बदली गई, और ये ध्वजा जो बदली गई है, यहाँ पर जो परंपरा है, यही सोमनाथ मंदिर के ठीक सामने जो है वीर केसरी वीर हमीर गोहिल की मूर्ति लगी हुई है, वहाँ जो ध्वजा पहले वहाँ चढ़ाई जाती है और उसके बाद वो ध्वजा यहाँ लाकर चढ़ाई जाती है। यानी कि भगवान शिव जो कि सृष्टि के संहारक हैं, सृजन करता है, पालन करता है, उनको भी सम्मान देने से पहले हम अपने हुतात्माओं को, बलिदानियों को, मातृभूमि पर प्राणों का उत्सर्ग करने वाले वीर सपूतों को हम सम्मान देते हैं। तो निश्चित तौर से
जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये पूरा का पूरा एक भौतिक ढांचा नहीं है, हजारों साल तक आक्रांताओं ने यहाँ पर आक्रमण किए, हजारों आक्रमण यहाँ पर हुए, सैकड़ों बार आघात सहे, लेकिन हर बार ये और ज़्यादा दिव्य भव्य तरीके से उठकर सोमनाथ का मंदिर खड़ा हुआ। और केवल सोमनाथ का मंदिर ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों के जितने हमारे सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना के केंद्र थे, वहाँ पर बर्बर आक्रमणकारियों ने अनेकों बार आक्रमण किए, लेकिन चाहे वो हमारे देश के योद्धा हों, रणबांकुरे हों, हर वर्ग के लोग हों, यहाँ के सोमनाथ की लड़ाई में भील भी शामिल रहे, राजपूत भी शामिल रहे, ब्राह्मण भी शामिल रहे, हर वर्ग शामिल रहा, वणिक भी शामिल रहे। और ये मंदिर जो निर्माण किया गया, ये पूरे के पूरे जनता से एकत्रित किए गए धन और कोष से किया गया। तो निश्चित तौर से जो हमारे आध्यात्मिक चेतना के, सांस्कृतिक चेतना के जो केंद्र थे, वो केवल भौतिक ढांचे नहीं थे, वो हमारी अस्मिता, हमारे स्वाभिमान के प्रतीक थे। और उन्हीं प्रतीकों को फिर नए तरीके से दिव्य भव्य स्वरूप में स्थापित करने का कार्य किया गया। सरदार पटेल ने 1951 में 75 साल पहले जब इसका लोकार्पण हुआ था, भले ही वो 15 दिसंबर 1950 को महाप्रयाण वो कर गए थे, लेकिन जिस सांस्कृतिक चेतना की ज्योति उन्होंने जगाई, वो 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी संकल्प को और ज़्यादा प्रतिबिंबित करते हुए, उसे और ज़्यादा विस्तारित देते हुए, चाहे वो केदारनाथ धाम हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ धाम हो, चाहे वो महाकाल धाम हो, चाहे वो देश के अन्य राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे अन्य अन्य हमारे सांस्कृतिक चेतना के केंद्र बिंदु हो, उनको पुनर्स्थापित करने का, उनको पुनर्जीवित करने का, उनको पुनर्विस्तार देने का कार्य किया जा रहा है। स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह हमारा दायित्व होता है कि हम अपने गौरवशाली विरासत को, अपनी पीढ़ियों को हस्तगत करें और उन्हें संरक्षित रखने के लिए प्रेरित करें। और वो देश ज़्यादा दिनों तक, लंबे समय तक इतिहास में टिक नहीं पाता है जो अपने सांस्कृतिक मूल्यों, सांस्कृतिक जड़ों और अपने सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना के केंद्र बिंदुओं और अपने स्थायी जड़ों से जुड़ा नहीं होता है। तो निश्चित तौर से ये सोमनाथ का आज अमृत महोत्सव पूरी दुनिया के सामने ये बताता है कि भले ही घात प्रतिघात प्रहार होते रहे, लेकिन उन पर विजय अगर होती है तो सृजन की होती है, पुनरुद्धार की होती है, पुनर्निर्माण की होती है, पुनर्जीवन की होती है, क्योंकि हम सतत हैं, शाश्वत हैं, अविनाशी हैं। और उसी अजर अमर अविनाशी स्वरूप और सनातन संस्कृति के रूप में ये सोमनाथ है, उसी का अमृत महोत्सव था। और निश्चित तौर से दुनिया देखेगी कि किस तरीके से भारत भारतीयता को समेटे, सनातन संस्कृति और भारत भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में भारत नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नए युग में प्रवेश कर चुका है। बिल्कुल अश्विनी, और इतिहास साक्षी रहा है हम भारतीयों के अटूट आस्था का जो केंद्र है सोमनाथ। इसके साथ साथ जब हम 75 वर्षों की यात्रा का जिक्र करते हैं तो भविष्य का, सदियों के इतिहास को रचने की भी बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ ये आज का अमृत महोत्सव नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक, युगांतकारी समय तक इसे याद किया जाता रहेगा। निश्चित तौर से यह हमारे युगांतकारी सतत शाश्वत चिंतन का प्रमाण है, सतत शाश्वत चेतना का प्रमाण है, भारत की सनातन संस्कृति के अविरल प्रवाह का प्रमाण है। और रत्नाकर सागर बगल में ही है, उसकी लहरें यहाँ गर्जना करती हैं। आज मैं बताऊँ यहाँ पर किस तरीके से भारतीय वायुसेना के विमानों की गर्जना सूर्य किरण के रूप में हुई, और किस तरीके से यहाँ शिव और शक्ति दोनों की उपस्थिति मानी जाती है। और ये प्रभास पाटन क्षेत्र जो है, ये मोक्ष का क्षेत्र माना जाता है, संगम का क्षेत्र माना जाता है, ज्ञान का क्षेत्र माना जाता है, इतिहास का क्षेत्र माना जाता है, मंदिरों के निर्माण का क्षेत्र माना जाता है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का क्षेत्र माना जाता है। और लेकिन 75 वर्षों की अगर स्थिति देखें तो 75 वर्ष पूर्व यहाँ पर जब जूनागढ़ रियासत का यहाँ पर विलय हुआ था, उस विलय के बाद भारत के एकीकरण करने वाले भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जब वहाँ पर पहुँचे तो ये मंदिर इस रूप में नहीं था, खंडहर के रूप में था। और तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसको, अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि इसको जो है ASI को, पुरातत्व विभाग को दे दिया जाना चाहिए, वो इसको संरक्षित करे, यानी कि हम अपने अपमान, अपने विध्वंस, अपने आघातों को संरक्षित करें। ये कहीं ना कहीं गवारा नहीं था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और अनेक विरोधों के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरोध के बावजूद भी उन्होंने मुंशी और गाडगिल जी के साथ मिलकर इस मंदिर की संकल्पना की, और उन्होंने इसी रत्नाकर सागर के जल को अपने अंजुली में हाथ लेते हुए संकल्प लिया कि दिव्य भव्य मंदिर का यहाँ पर निर्माण होगा, क्योंकि हमारे स्वाभिमान और हमारे शौर्य, हमारे पराक्रम और राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु है। और वो स्थायी तरीके से 75 वर्ष पूरा हुआ। तो निश्चित तौर से एक वो मानसिकता भी है, वो दास मानसिकता जो हमारे सांस्कृतिक केंद्रों, आध्यात्मिक केंद्रों, सनातन चेतना के बिंदुओं को कहीं कमतर करके आती है। बिल्कुल अश्विनी, और आज प्रधानमंत्री के संबोधन को अगर हम समझें तो प्रधानमंत्री के संबोधन को भी आत्मसात करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातों का जिक्र किया, और साथ ही साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक भी प्रधानमंत्री के संबोधन में साफ तौर पर नजर आई। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, तमाम जानकारी हमसे सोमनाथ से साझा करने के लिए। और आइए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली खबर का, और आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में